हेलो 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 की रे देखो कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक ना। गुरुजी अब नए अवतार में आए हैं, कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। बहुत बच्चा कहता है, वो लड़का आज फोन करके ऐप पे क्लास चल रही थी 4 बजे वाली, वो लड़का फोन करके कहता है ये कौन मास्टर आ गए हैं, इसके जा कहाँ है। अब गुरुजी जो है अपने नए अवतार में आए हैं। शादी उदी का बात नहीं है, नहीं समझा। मम्मी का मेन टेंशन है। मम्मी जो है ना, मम्मी मेरा दाढ़ी नहीं देखना चाहती। वो कहती सब बात हम सह लेंगे, दाढ़ी नहीं चलेगा। तो घर जाने से पहले हर हाल में हम, उससे पहले हम जैसे रहे, घर जाने से पहले हमको एकदम संस्कारी बनना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। क्योंकि मम्मी अभी भी पीटती है हमको, तो इसलिए मामला ये है कि मम्मी के डर से जो है हमको करना पड़ा है। नहीं तो हम सोचे थे कि और थोड़ा बड़ा हो। तो कृपया हम ही इसके जहाँ हैं और सब चला ठीक है ना। अरे चला, अब बुझ गया होगा, टोन वही मिल रहा है जैसे मालिक कैसे समझ जाता है कि वही कुत्ता है, तो वही बात है। तो मामला ये है कि आपकी सेवा में है सर, दाढ़ी खाली आपकी सेवा में अब नहीं रहा है। तो आते हैं सर पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहले नंबर, बहुत सारे बच्चे तो अभी भी पूजा में बिजी हैं, आ नहीं पा रहे हैं पूजा के कारण। कहाँ हैं पता नहीं, शायद माता के चरण में ज्यादा ही वो हो गए हैं, लुफ्त उठा रहे हैं। बट अब तो पूजा समाप्त हो गई है, तो आप लोगों को रेगुलर हो जाना चाहिए। इतना ना लिख रहे हैं कि मामला गड़बड़ हो रहा है। बुक 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 तो सर हम दे चुके हैं। आप पब्लिकेशन वाला गरियाओ हमरा मत करियाओ, हमको गरिया कुछ नहीं मिलेगा। पब्लिकेशन वाला को हम बुक ऑलरेडी दे चुके हैं। और सर अब पब्लिकेशन वाला जानेगा, फॉन्ट भेजा गया। अब पब्लिकेशन की जवाबदेही है कि सर बुक वो कब लाता है। तो अब जितना भी गाली है वो इधर नहीं देके अब उधर देना है, ठीक है। वो बोला है कि आज रात तक में बता देगा कि कब तक बुक फाइनल हो जाएगी। तो सर हम लोग शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो 34वां सेट है हमारा। सेट नंबर जरूर दिया कीजिए इस पे। 34 नंबर सेट है, ठीक है। तो 34 नंबर सेट का पहला, सबको प्रणाम है। गुड्डू भैया, सॉरी एसके झा का प्रणाम स्वीकार करें। सर मेरा घर का नाम गुड्डू है। एकदम एकदम नमन 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 है सर, भाई को नमन है, दोस्त को नमन है। आइए सर हम लोग शुरू करते हैं। हम ही हैं, हाँ हाँ लिखता, हाँ रे हम ही हैं, हट चुटा हम ही हैं। देखो आज पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखो ये क्वेश्चन तो था नहीं, कौन क्वेश्चन आप लगा दिए हैं। ये क्वेश्चन नहीं था सर, क्वेश्चन लाइए। 34 नंबर सेट था। एक मिनट, यही कैसे रहे। एक मिनट, यहां से भी काट दिए होंगे आप, ऊपर जाइए। ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। रुके रुके रुके, 1 मिनट चलाइए, 1 मिनट। यहां से ये सर आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। झूला पर बैठा लड़का। अब सर आपको फॉन्ट भी थोड़ा सा ठीक दिख रहा होगा, क्योंकि अब जो है इसकी क्वालिटी पर हम काम करेंगे कल से और ज्यादा, कि आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखेगा। और बायोलॉजी की क्लास में भी जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन उस पर चूंकि मेरा टेक्निकल टीम का जो मेन बंदा था ना, उसकी बीवी बीमार है बहुत भयानक,
तो वो बंदा आ नहीं पा रहा था, लेकिन आज बेचारा आ गया है, उनकी बीवी का तबीयत ठीक हो गया है। तो अब हम लोग ऐसा ऐसा काम भी करेंगे ताकि आपको देखने में विजिबिलिटी में कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, उस पर हम लोग कल से काम करना स्टार्ट करेंगे। और गौर फरमाइएगा, झूले पर बैठे लड़के, कहां बैठा, एकदम आराम से चला, बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। सबको नमन है सर। कहता है झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, यही ना है, चला रहे, झूला पर बैठा लड़का होगा, कहां पर बैठा लड़का है, ये झूला है, ऐसे ऐसे झूल रहा हो। तो सर आवर्ती गति का डिफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, आवर्ती गति, आवर्ती गति कहते किसको है? आवर्ती गति की अगर हम बात करें तो वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में, एकदम आराम से पढ़िएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है। सर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है उसे हम आवर्त गति कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। उसे हम कौन गति कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं, बार बार दोहराई जाती है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, बताइए कौन कौन। एक तो आपका सरल लोलक हो गया, ये देखिए, एक मिनट, सरल लोलक कहने से पहले आप ये कह सकते हैं घड़ी के सुई की गति एक निश्चित समय अंतराल में हर 1 मिनट में वहीं पहुंच जाता है जहां वो पहुंचा हुआ था पहले से। घड़ी की सुई, झूला, घड़ी की सुई, झूला, पेंडुलम। तो सर कहते हैं पेंडुलम क्या होता है? जहां से चला वहीं पहुंच गया, जहां से चला वहीं पहुंच गया। पेंडुलम या झूला की अगर हम बात करें तो कहते हैं घड़ी की सुई, झूला, पेंडुलम, ये सब क्या है? वैसी गति है जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। घड़ी की सुई भी सर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो कहते हैं सर ये आवर्ती गति होगा। अब पढ़िए, झूले पर बैठे लड़के में डैश होती है तो कहेंगे आवर्ती गति होती है। जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे भी क्लियर कि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। लिख लिए? पहले इसको लिख लीजिए, जल्दी से यस टाइप कर दिए तो फिर हम सरिया देते हैं। सर दूसरा तीसरा ऑप्शन भी आता है। अरे बफरिंग कर रहा है भाई, नेट आपका प्रॉब्लम में होगा, आप उसको रिफ्रेश कीजिए। सर हमारा नेट चल रहा है तब तो सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं। हो गया? वेरी गुड। अब हम बताते हैं सर एक समान और असमान का मामला क्या क्या होगा। लेट अस हैव टू सी। इस सर असमान गति भी इस बार बोर्ड ने पूछा है, एकदम आराम से। सर असमान गति, गाड़ी की जो गति होती है, जितनी भी गाड़ियां चलती है सर, उसकी गति कभी भी समान हो सकती है क्या? ऐसा फिक्स हो सकता है कि कोई भी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, 30 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगा? इट्स नॉट फिक्स। तो गाड़ी की जो गति है ना, यह असमान गति है, यह फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप समान गति की बात करोगे, एक समान गति की बात करोगे, एक समान गति की बात करोगे, एक समान गति की बात करोगे, तो एक समान गति में आपका आ गया कौन सा? घड़ी के सुई की गति, घड़ी की सुई, ये एक समान में है। ये नहीं पूछा है, लेकिन ये सर इस प्रश्न को बोर्ड ने पूछा है कि बताओ गाड़ी की गति कौन सी गति होगी। तो एक समान कभी हो ही नहीं सकता। वो जब भी होगा वो समान होगा, क्योंकि कभी 10 पे, कभी 20 पे, कभी 30 पे, कभी 40 पे, तो या असमान गति होगा। राइट इट डाउन। या इसी को कभी कभी क्या करता है, त्वरित गति भी कह देता है, तो ये भी सही है। कोई एक ही ऑप्शन होगा, त्वरित गति, असमान गति या त्वरित गति। राइट इट डाउन। अर्थ की गति, जना पृथ्वी की गति, ये भी हो जाएगा सर, पृथ्वी की गति ले लो।
पृथ्वी एकदम आराम से सर पढ़ेंगे हम। पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति हो गया। असमान गति या त्वरित गति, गाड़ी की गति हो गई। एक समान गति या घड़ी के सुई की गति। तो यहां सर आपका ये आंसर हो जाएगा। वृत्तीय गति तो आप जान ही रहे हो सर, मौत के कुएं में जो ऐसे ऐसे नाचेगा, जितना भी सर्कुलर मोशन में होगा वृत्तीय गति हो जाएगा। ये सर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप जब प्रश्न बनाओगे ना तो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। नेक्स्ट, कहते यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? कैसे बनेगा सर? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड? बताइए कैसे हो जाएगा सर? बताइए आंसर सर क्या हो जाएगा? बताइए सर कैसे, कितना हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? इस क्वेश्चन सर बोर्ड ने पूछा है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं सर, ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है। मामला क्या है कि पृथ्वी पर, ध्यान देना, कहता है अगर 38 केजी है, किलो है, तो बुध पर कितना होगा? तो सर इसका अगर सही जवाब कहोगे तो ये क्वेश्चन ही गलत है जो बोर्ड ने दिया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बोर्ड का है और बोर्ड ने ये क्वेश्चन गलत दिया है। जब ये यहां पर किलो कह दिया और यहां किलोग्राम में ऑप्शंस हैं, तो यहां तो वजन, इसका मतलब ये न्यूटन में देना चाहिए था और ये सारा ऑप्शन न्यूटन में देना चाहिए था। क्योंकि सर अगर यहां किलो कह दिया या किलोग्राम कह दिया तो ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है, भार बदलता है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है। तो कहोगे मास्टर साहब होगा क्या, कैसे होगा? तो सर कभी कभी ना मजबूरियों में ना, कहते हैं ना मजबूरी में सर कुछ भी कर लिया जाता है, वही मामला यहां भी है। अब मजबूरी में क्या कर लेना है भाई को ये देखना होगा कि ये नॉन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। तो हम बार बार बोलते हैं कभी कभी ये वजन कार्य वाला क्वेश्चन और ये वजन और भार वाला क्वेश्चन, द्रव्यमान वाला क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि अगर यहां किलो दे दिया, यहां किलोग्राम दे दिया, किलोग्राम दे दिया, किलोग्राम दे दिया, मतलब समझ लो कि सेटर ये पूछ रहा है कि तुम भार बदलता है और कितना परसेंट हो जाएगा, ये समझो। ये किलोग्राम को ना तुम न्यूटन ही समझ लो। तुम कहोगे मास्टर ये क्या बोला? भाई बोर्ड करता है, हम नहीं कर रहे। बोर्ड से लड़ने से अच्छा है कि बोर्ड के हिसाब से थोड़ा बहुत स्मार्टगिरी के साथ क्वेश्चन बना के निकल के नौकरी लेके चल दिया। अब लड़ोगे तो ये क्वेश्चन गलत है, तो कह दोगे मास्टर तो गलती बनाया। हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन गलत है, बट मामला क्या है? चला, मामला ये है भाई मेरे, सोना मेरे, मामला ये है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर, देखो पहली बात तो सर ये पृथ्वी है। स्मार्ट लग रहे हैं रे, बफरिंग कर रहे हैं। चिकना लड़का कौन है? देखो इसका आईडी ब्लॉक कर दो। दुष्ट कहता है चिकना लड़का कौन है? लड़का है हम रे, चिकना लड़का जैसा लग रहे हैं गुरुजी। अच्छा चिकना लड़का जैसा लग रहे हैं, तो तेरा एकरा में की समस्या है? मतलब तू ही एगो स्मार्ट बनेगा, हम चोरे जैसा दिखे? मतलब जो हो, एक तो ब्याह नहीं हो रहा, छोड़ो ये सब बात। यहां पर चला ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये चला बुध है। बुध है ना? अब तुमको प्रश्न क्या पूछेगा? यहां पर ये जी है, यहां पर ये G/6 है और ये यहां पर G का 38%। यहां पर ये G का कितना परसेंट है? 38%। ये G है, ये G/6 है, ये G का 38%। ठीक है, पहले तो इसको लिख लो सर। इसको चलो चंदा मामा ही बना लेते हैं अपन। भाई रे भाई, इसको बना लेते हैं चंद्रमा। यहां पर G का जो मान होगा ना, ये G बराबर होगा
जी का 38% जो वैल्यू होगा वो जी होगा। जल्दी से इसको लिख लो, जी का 38%। एकदम लिख के चला, जल्दी से यस टाइप कर दो, एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर चला हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, ओ तरीके, या ये हो जाएगा पृथ्वी, जहां जी होगा ये हो जाएगा चला पृथ्वी के बाद, एक मिनट, ये हो जाएगा चंद्रमा, ये G/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बुध, जी का 38%। अब देखो क्लियर होगा, जल्दी से लिख लो। लिख लिए, लिख लिए? लिखता है 10 साल उम्र कम हो गए। बक चुप, इस सब बात पे कोई बात नहीं। ये जी है, ये G/6 है, और ये जी का 38% है। अब गौर फरमाइएगा सर, क्वेश्चन कर रहा है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? कुछ मत करो सर, बुध पर 38 का 38% निकाल लो। 38 का कितना परसेंट निकाल लो? ये हो गया ना, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे सर, तो इसको निकाल लो कितना, 38 है ना, ये 38, क्वेश्चन गलत है फिर भी बनाना, 38 का 38%। जब तुम निकाल के लाओगे भाई मेरे, ये हो जाएगा 38 का 38%, ये हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। आंसर करके देख लेना, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है। यहां अगर आता तो 38/6 कर देते, यहां आता तो 38 हो जाता, चंद्रमा पर करता तो 38/6 करते, इस पर कहा तो 38 का जी 38 है चूंकि, इसलिए 38। 50 रहता तो 50 का 38% करते, 60 रहता तो 60 का 38% करते, वही कुछ आएगा 14.3 या 14.4 हो गया। यहां अगर मान लो 50 रहता, यहां मान लो भाई मेरे 50 रहता, तो कहते 50 का 38%, यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? बड़ा अजीब क्वेश्चन नहीं है। कहता है विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम आप जानते हैं सर, ये m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल जो है वो m1 m2 के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। कहता है कौन सा न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वभौमिक मतलब जो सभी जगह लगता हो, से समझाया नहीं जा सकता, नहीं गया है। तो कहते हैं वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, एकदम सर गुरुत्वाकर्षण बल है वो, धरती से बांधे रखता है, नहीं गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा, हम उड़ जाएंगे। जैसे चंद्रमा पर नहीं रहता तो वहां अंतरिक्ष में नहीं रहता, लोग उड़ने लगते हैं। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, एकदम सर सूर्य की गति के लिए ही ये वैलिड है क्योंकि ग्रह है ये। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति नहीं सर, उपग्रह के लिए ये वैलिड नहीं है। एक लाइन हम लोग लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, गुरुत्वाकर्षण, एक लाइन सर लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम उपग्रह के लिए मान्य नहीं है। उपग्रह के लिए, उपग्रह किसको कहते हैं पता है ना, जो ग्रह का के चारों ओर चक्कर लगाता है, मान्य नहीं है। लिख लीजिए सर इसको, नहीं है, राइट इट डाउन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम उपग्रह के लिए लागू नहीं है। चंद्रमा और सूर्य के ज्वार भाटा इसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है।
अगर गति की बात करोगे, देखो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता था, ये भी उपयुक्त आंसर नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स में आंसर ये होगा, क्योंकि ये उपग्रह के लिए कहा जाता है सार्वभौमिक, होना चाहिए सबके लिए, बट मामला गड़बड़ है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये तो सर एकदम गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। बोर्ड ने भी यही आंसर माना है। आज हम वो क्वेश्चंस लेके आए जहां पर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वहां से तुमको बच के कैसे निकलना है वो भी तुमको सीखना होगा। हो गया, ये लिख लिए। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इस पर बड़ा विवाद रहता है। हमको लगता है ऐसा कोई दिन नहीं है चला, एक दिन दो दिन छोड़ के, कि बच्चा हमको कॉल ना करे कि मामला क्या है सर। मतलब हर एक दो दिन पे वो कॉल आना है कि इस जी जो है ना, बड़की जी, इसका की खोज डैश ने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने, या देखो कुछ बच्चे आइजैक न्यूटन मारते हैं, उसके मान पर भी विवाद है। तो चला मैं बता दूं कि जी का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया। हेनरी कैवेंडिश। और जी के मान की खोज, जी के मान कितना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की खोज भी किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने की। दोनों में हेनरी कैवेंडिश ही होगा। कुछ बच्चे इसमें न्यूटन मार देते हैं, कहीं हेनरी कैवेंडिश, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। दोनों में सर हेनरी कैवेंडिश चचा होंगे, चाहे वो जी के मान 6.67 10⁻⁻11 की बात करें या जी की खोज की बात करें। फोन दिए उनको, नहीं भेजा, फोन कीजिए। अगर जी की खोज की बात करेगा तब भी हेनरी कैवेंडिश, जी के मान की बात करेगा तब भी हेनरी कैवेंडिश। दोनों में मारना, कोई बुक में कुछ लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। द राइट आंसर इज हेनरी कैवेंडिश। लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं आप, फादर ऑफ। सर जो बच्चे जॉन डाल्टन, तो पहला परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन की अगर हम बात करें, पहला परमाणु सिद्धांत, पहला परमाणु सिद्धांत। सर इसमें देखिए मामला क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अपने मेरा मानना है सर, जो बच्चे प्रॉपरली अगर वो पीडीएफ लेके बैठते हैं और क्लास के टाइम में और उस पर अपना रफ करते हैं और उसको रिवीजन करते हैं, तो उसके सर क्वेश्चन बनाने के चांसेस 15 से 20% इंक्रीज होते हैं। तो आप सर पीडीएफ लेके बैठे, अगर हो पाता है तो, नहीं हो पाता है तो सर तब एकदम रेगुलरली आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप लिखते हैं उसको पीडीएफ, जब भी आप जिरोक्स करवाते हैं 200 पेज एक साथ, उसको जरूर चढ़ाइए। अगला, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। बच्चा पता नहीं क्यों घबरा जाता है इस छोटे छोटे प्रश्नों से, जबकि कुछ नहीं है। ये आप पढ़े होंगे सर, ये क्वेश्चन है इससे क्या बोलते हैं, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है, इस पर आप जब जाओगे ना चला दे, फिर तुमको तो लगेगा ओ ई में ऐसा फंसोगे कि पतो नहीं चलेगा। देखो जुगाड़ हम बताते हैं, इसमें जब फंसाया है ना बोर्ड ने, ये जो ये पढ़ा होगा तुम लोग, पढ़ा है कि नहीं। चलो हम ये कुछ जुगाड़ तरह बताते हैं, यहां तो फंस जाएगा। ई चला है हमारा दर्पण, एकदम आराम से, ये हमारा दर्पण है और ये चला आपतित किरण। ध्यान देना एकदम आराम से, ये जरा सा के लिए मिस करेगा और इसका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। आपतित किरण
इंसिडेंट रे जिसको कहते हैं, और ये हो गया परावर्तित किरण, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तुम कहेगा ये काहे बता रहा है रे मास्टर, ये तो हम जानिए रहे हैं। रुक जा जाने मन, तो हम बताते हैं। इंसिडेंट रे को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और ये होता है अभिलंब। मैं वो बातें बताऊंगा अभी तुमको जिसमें तुमको बहुत ज्यादा डाउट होगा। और ये दर्पण है। चला, इसको पढ़ता सब है, लेकिन आईएएस तक में इससे सवाल आता है, तुरंत नहीं बनेगा, मामला फंसा देता है। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? तुम लोग जे ई काम कर रहा है, बहुत गड़बड़ बात। हम लोग पढ़ाई करेंगे, चला ये सब काम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या कोई अन्य में से कोई भी बन सकता है। ठीक है, इस पर दिमाग नहीं लगा। लेकिन मेरा मानना है कि इन चारों में से कोई भी बन सकता है। ठीक है, मैं किसी के भी नाम की घोषणा नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में, मैं वो अलग बात है कि मैं किसी पार्टी को वोट दे दूं, लेकिन मेरा मानना है कि सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के चक्कर में बिहार के विकास की कोई बात नहीं कर रहा है, और ना किसी को करनी है। सब अपना कास्टिज्म का राजनीति कर रहे हैं और अपना अपना समीकरण बना बना के जीत हार की कल्पना कर रहे हैं। कोई बिहार के लिए नहीं जी रहा है। नोबडी, नोबडी, कोई नहीं। ठीक है, हम लोग सब शिक्षक हैं और बिहार के भविष्य की कामना करते हैं, बट जो नेताजी लोग हैं ये एकदम गड़बड़ आदमी लोग हैं। इस पर कोई विश्वास आप ना करें, कोई दूध का धुलाव नहीं। हो सकता है मैं किसी पार्टी को वोट दे दूं, बट मेरे को पता है कि वो काम नहीं करेगा, ये फिक्स है पहले से। अब देखो, ये आपतित किरण जो है ना, चला तुम गौर से देखना, ये जो आई है ना, ये किसके किसके बीच का कोण है, इसमें मामला फंसेगा। ये जो आई है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, या अभिलंब और दर्पण के बीच का कोण है। तो हम कहेंगे आपति आई जो है वो आपतित किरण, तो हमें का न्यूमेरिकल दिखा देते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। और अगर आर की बात करोगे सर, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। परावर्तित किरण एंड अभिलंब हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, चला, क्योंकि हमको पता है जो मैं देने जा रहा हूं बल का ऐसा मतलब न्यूटन तो कतई नहीं है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर। तो ये दर्पण से ये कोण नहीं बनता है। ये जो आपतन कोण बनता है, चला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सब जानते हैं। ये जो कोण बनता है ना, ये दर्पण से नहीं बनता है, ये अभिलंब से बनता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो इस पर न्यूमेरिकल देखा, तुम फंसना मत। ये कोण नहीं है आपतन कोण, ये कोण है आपतन कोण, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। हो गया, जल्दी से इसको लिख लो। हाँ ठीक है, आरजेडी बीजेपी सब लिख लो, जेकर सरकार बन जाए। हाँ, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। सारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आपकी सरकार बने तो हमार बस चले तो 3-4 को चीफ मिनिस्टर हम बना दे। अगला कहता है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन जब क्वेश्चन तुमको कहेगा ना कि अगर दर्पण तथा आपतित किरण के बीच का कोण 40 डिग्री हो
एकदम आराम से देखना चला। 40 डिग्री हो तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण ध्यान से देखना एकदम आराम से। अगर दर्पण तथा आपतित किरण के बीच का कोण 40 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन फट से दे देगा 40 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चला 50 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। तो तू तो इतना तक जेबे नहीं करेगा, देखेगा 40 जैसे यहां हमारा 30 और 30, लेकिन ऐसा है थोड़े चला। तुम गौर से देखो कोण किसके किसके बीच बना है। तो कोण जो तुमको प्रश्न कर रहा है, अगर दर्पण तथा आपतित किरण के बीच, ये दर्पण है, ध्यान देना, ये दर्पण है और दर्पण और आपतित किरण के बीच ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये कोण तुमको दे दिया है 50 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। तो ये कह रहा है अगर दर्पण तथा आपतित किरण, ये दर्पण और आपतित किरण के बीच 40 दिया है, इसका मतलब आपतन कोण जो होगा चला वो 50 होगा, क्योंकि ये पूरा 90 होगा। ये 40 तो ये 50 और ये 50 तो ये 50, यानी परावर्तन कोण जो होगा वो हमारा 50 डिग्री होगा। तुम समझ पा रहे हो? अगर देता अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण 40 है तो कहते परावर्तन भी 40 होगा। नहीं, क्वेश्चन कर रहा दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण 40 है, इसका मतलब सर ये 50 होगा और ये आपतन कोण 50 तो ये कोण 50 होगा। जल्दी से लिखो, राइट इट डाउन। चला एकदम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ी जग रहा है वो हमसे नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हम सर क्वेश्चन लाएंगे और आपके सारे दर्द को दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी पढ़ा दिए, टाइम काट लिया, कहेंगे बाकी पेड कोर्स में आना। चला हमारे पेडो कोर्स के समझो गुरु दक्षिणा से भी कम है। 100 टका तो आजकल एक टाइम का खाना तुम खा के देख लो रेस्टोरेंट में, अगर तुम्हारा कम से कम 600 का बिल नहीं आए, उतना फीस लेते हैं। चला हो गया, हो गया सर। बायोलॉजी का जो एडमिशन है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। जिन भी बच्चों को बायोलॉजी की आवश्यकता हो, और 3 दिन उसका एडमिशन चलेगा। कल से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे सर आएंगे अनाउंस करने। तो सर 11 बजे सर की एक लाइव क्लास भी है और 11 बजे सर शायद बैच अनाउंस कर देंगे और कल से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जिन भी बच्चों को बायोलॉजी की दिक्कत है, नहीं है दिक्कत तो कोई बात नहीं, लेकिन सर बायोलॉजी सर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप सर जुड़िए। आपको क्वेश्चन डिस्कशन, थ्योरी वगैरह सारा कुछ सर करवा देंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको फायदा हो उसके लिए सर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही कलेक्शन हम लोग डिसाइड किए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे, फालतू का चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ना बच्चों के पास टाइम है सर, ना हमारे पास टाइम है। तो कल हम लोग सर 11 बजे उसके लिए मिलेंगे। लाइव आ रहे हैं सर। जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। सर देखिए, इंद्रधनुष जब बनेगा ना तो ये इंद्रधनुष है। देखो जब ये सन है, यहां से सर व्हाइट लाइट आई, आने के बाद यहां एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ अपवर्तन। ठीक है सर। अपवर्तन के बाद यहां टकराया, टकराने के बाद इधर लौटा, तो यहां सर जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया। इसको हम कहते हैं परावर्तन। और उसके बाद ये जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया, तो यहां पर हो गया सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये 7 रंगों में विभक्त हो गया, तो इसको हम लोग सर कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको आप डिस्पर्सन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, जिसको आप क्या कहते हैं सर, डिस्पर्सन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे इसी परावर्तन को प्रतिबिंबन भी कहते हैं।
देखो एक नया वर्ड आपके सामने आएगा। इस परावर्तन को प्रतिबिंबन भी कहते हैं, प्रतिबिंबन, क्योंकि प्रतिबिंब बनता है परावर्तन से। कहेगा जब श्वेत प्रकाश एंटर करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, पानी की बूंद है सर, ये पानी की बूंद है, हवा से पानी की बूंद में जाएगा, देखो लिख दिया रेन ड्रॉप। ये पानी की बूंद में घुसा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप पढ़े होंगे अपवर्तन होता है। आज जिस माध्यम में उसी में रिफ्लेक्ट हुआ तो परावर्तन हुआ, और उसी माध्यम में फिर लौट गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और ये 7 रंगों में विभक्त हो गया तो वर्ण विक्षेपण हुआ। ये घटनाएं आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया अपवर्तन, उसी में फिर परावर्तित हुआ परावर्तन या प्रतिबिंबन, और उसी माध्यम में फिर लौट गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब फिर 7 रंगों में विभक्त हो गया वर्ण विक्षेपण। देखिए तो सर आप एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, जैसे बना हुआ है रफ ही बना लीजिए सर। एकदम सर, हम हमेशा मुस्कुराते हैं सर, मुस्कुराते हैं और कितनों थकते हैं तो आपको आपकी अपनी थकान नहीं दिखाते हैं। बुक सर हो गई कंप्लीट, मैंने दे दिया है सर बुक, अब पब्लिकेशन लगा ली दो, हमको क्या हल देगा, हमको इतना दिन से दिया, हम सुने कि नहीं। लव यू मेरा भाई। हो गया। अब देखो, लेकिन इसमें मामला क्या होगा, कहेगा कि देखो अब क्वेश्चन इसका फस क्या आता है, फस के क्या आता है, तुमको कहेगा कि बताओ इसका मुख्य कारण कौन, यहां लिख लेना, चला ये मुख्य कारण है, ये जो है ना ये मुख्य कारण है ये, और ये लोग जो है ना ये सहायक कारक हैं, ये भी सहायक है, ऐसा चित्र बना ही लेना भाई मेरे, ये भी सहायक। इसका मुख्य कारक है 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण। सर्दी हुआ है कि नहीं, काढ़ा पियो, जल्दी से लिखो। हो गया, लिख लिए। अब क्वेश्चन पे आइए। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रतिबिंबन का मतलब एक नया वर्ड है चला, परावर्तन। आज तुमको देखने में शायद आसानी हो रही होगी क्योंकि मैंने फॉन्ट को चेंज किया है और थोड़ा सा बड़ा और क्लियर दिखाने की कोशिश की है। बायोलॉजी में भी मैंने सर हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि उसमें भी फॉन्ट कैसे बड़ा दिखेगा और कैसे आपको क्लियर विजिबिलिटी होगी। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, उसकी भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रतिबिंबन मतलब चला परावर्तन और अपवर्तन। अब प्रकाश का प्रसार, प्रसार का मतलब होता है यहां फैलना। तो चला देखो, इसमें मुख्य कारक है प्रसार का फैलना, प्रकाश का फैलना। इसमें चला जो मुख्य कारक है, जब आप क्वेश्चन में आओगे तो इसमें मुख्य कारक कौन है? मुख्य कारक है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन तब सहायक कारक पे आएगा। सहायक कारक पे आएगा तो बता क्या हो जाएगा? सहायक कारक पे आएगा तो प्रतिबिंबन मतलब परावर्तन, अपवर्तन। इसमें दो सहायक कारक हैं, क्योंकि आप जब गौर से देखोगे सहायक कारक हमारा दो है। कौन कौन है? एक अपवर्तन भी हमारा सहायक कारक है, परावर्तन भी हमारा सहायक कारक है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी सहायक कारक है। तो क्यों ना हम इस ऑप्शन को लपेट लें, इस ऑप्शन को लपेट लें, इसमें परावर्तन भी आ गया और अपवर्तन भी आ गया। यू विल गेट द आंसर। हो गया। द नेक्स्ट, अगर पूर्णांतरिक परावर्तन रहता तो वो आंसर मारते। देखिए सर, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सर देखिए, पेरिस्कोप में क्या होता है, ये पेरिस्कोप है सर, ये भाई साहब देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, मान लो इतना दूर तक पानी भरा हुआ है, ये सर मान लीजिए एकदम आराम से सर मान लेते हैं सर कि यहां पानी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है पानी, और ये अंदर छुपकर ऊपर जो कोई नाव आ रहा है ना, ये मान लो अगर कोई नाव आ रहा है या यहां कोई सेब है तो उसको ये अंदर छुपकर देख सकता है, बाहर मुंडी निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर सैनिक रहेगा ढूंढू ढूंढू करके मार दे। तो आप सर गड्ढे में रहिए, एगो पाइप निकाल दीजिए, आप उस जमीन पर कोई आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा।
तो पेरिस्कोप का काम है बंकर में छुपकर, समुद्र के अंदर छुपकर, समुद्र के ऊपर की चीजों को देख पाना। इसमें सर दो समतल दर्पण होते हैं जिसको हम साधारण शीशा भी कहते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर हैं? देखो ये एक दूसरे से सर 45 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री कोण पर? इसका तीनों क्वेश्चन पूछता है। क्या क्या पूछता है भाई मेरा? 3 क्वेश्चन इसका पूछता है पेरिस्कोप का। देखो क्या क्या। एक तो इसमें पहला, इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से, समतल दर्पण या शीशा एक दूसरे से कितना कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछता कि कोण पर होते, लिखते भी जाइएगा सर। दूसरा, इसमें कौन घटना होता है, परावर्तन की अपवर्तन? तो तुम जब गौर से देखेगा मेरा भाई, तो ये प्रकाश यहां से टकरा कर लौटा, फिर यहां से टकरा कर लौटा, तो ये परावर्तन है। क्या है सर? ये परावर्तन है। तो हम कहेंगे कि ये जो है परावर्तन की घटना है। कौन घटना है चला? ये परावर्तन की घटना है, ध्यान देना। तो ये परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। जल्दी से लिख लीजिए सर। इसका काम क्या है सर? इसका काम है अंदर छुपकर बाहर की चीजों को देखना। लिख लिए? इसका काम की अगर बात करें तो लिखिएगा तीसरा पॉइंट होगा इसका, पानी में छिपकर, पानी में या बंकर में। ये थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। पानी में या बंकर में छिपकर वस्तु को, बाहर की वस्तु को देखना, बाहर की वस्तु को देखना, छिपकर बाहर की वस्तु देखना। एकदम लिखना है चला, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वस्तु देखना, ध्यान देना। हमने कहा इसमें मात्र 3 ही पॉइंट है सर। क्या क्या? पहला तो कहेगा कि ये एक दूसरे से, समतल दर्पण शीशा एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। दूसरा आपको कहेगा इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। कौन घटना होता है? तो कहेंगे परावर्तन। कहेगा पानी या बंकर में छिपकर बाहर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। पानी या बंकर में छिपकर बाहर की वस्तु को देखना किसका उपयोग करते हैं सर? पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। हो गया? अब क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन आपका कहता है पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे यहां पर, कुछ लोग कहेंगे साधारण शीशा, कुछ लोग कहेंगे यहां पर समतल दर्पण। एक ही बात है सर। और प्रिज्म तो हो जाता है सर 7 रंगों में विभक्त करने के लिए। द नेक्स्ट, एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? सर एक लाइन का बात है, 150 यूनिट है ना। 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो सर एक लाइन का बात है, 150 यूनिट बराबर कितना होगा? 150 यूनिट बराबर हो जाएगा 150 गुना 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। राइट इट डाउन। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है सर, कहीं कोई झोल झाल नहीं है, कहीं कोई मिक्सअप नहीं है। जल्दी से लिख लो। आंसर हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁸। इसको कैलकुलेट कर लो। 5.4 इंटू 10⁸ जूल इज द आंसर। 1 यूनिट में होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल।
150 यूनिट में 150 3.6 into 10⁻⁶ जूल। कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर। पढ़ाई सर एक तपस्या है जो आपको करना होगा फुल कंसंट्रेशन के साथ। बिना कंसंट्रेशन के तो आप सर भोजपुरी सिनेमा ही देख सकते हैं या गाना। कहता स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक आई करंट बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभव भी है तो समय टी की विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाया गया। सर इसका 3 फॉर्मूला होता है। H बराबर 1 होता है I² RT, ये मास्टर फॉर्मूला कहते हैं इसको। एक फॉर्मूला होता है इसका H बराबर V² R × T। एक फॉर्मूला इसका होता है H बराबर VIT और एक फॉर्मूला होता है H बराबर P × T। सबका अपना अपना मीनिंग है, इसी में से कोई एक पर न्यूमेरिकल आपको दे देगा। सब जानता है H के बारे में। H क्या है सर? H ऊष्मा है, या कभी कभी इसके बारे में लिख देता है ऊर्जा है। I क्या है सर? धारा है। R के बारे में सब जानता है, प्रतिरोध है। R प्रतिरोध है। T के बारे में सब जानता है, समय है। P शक्ति है। P क्या है चला? शक्ति है। राइट इट डाउन। इतने में से कोई देगा। H बराबर I² RT, H बराबर V² R × T, H बराबर VIT, H बराबर VI यानी P × T। इतना में से कोई एक मामला रहेगा सर, इसी का न्यूमेरिकल भी रहेगा। अगर IRT दे दिया तब H मांगा तो ये फॉर्मूला लगा दो। VRT दे दिया ये फॉर्मूला लगा दो। VIT दे दिया तो ये फॉर्मूला, वोल्टेज करंट टाइम दे देते ये फॉर्मूला लगा दो। P और T दे दिया ये फॉर्मूला लगा दो। बुक सर ऑलरेडी मैंने दे दिया पब्लिकेशन को। आंसर बता दो क्या होगा? VIT हो जाएगा D नंबर। बाकी का स्क्वायर ऊपर नीचे हो गया सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर। लिख लीजिए जल्दी से, एकदम आराम से चला, हुलुक बुलुक करने से नहीं होगा। अगला, डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो चला तुमको उपयोग क्या क्या पूछेगा देख लो। हम इसका लिस्ट बना देते हैं तुमको। क्या क्या उपयोग पूछेगा? यंत्र, ध्यान देना, यंत्र उपयोग। तुमको पहला तो पूछेगा चला बल्ब, ट्यूब। इसमें हम लोग यूज करते हैं सर फिलामेंट। हीटर, नाइक्रोम, हीटर आयरन, नाइक्रोम। और चला अगर फ्यूज की बात करें ना, किसकी बात करें? चला अगर फ्यूज की बात करें, फ्यूज फ्यूज फ्यूज, इसको हम इसमें यूज करते हैं चला पोर्सिलीन। फ्यूज में यूज करते हैं क्या? पोर्सिलीन। उसके बाद आ जाओ आप बल्ब या हीटर में सर हम लोग नाइक्रोम यूज करते हैं। हीटर में हम लोग सर, हीटर में चीनी मिट्टी का पोर्ट भी यूज करते हैं। चीनी मिट्टी का पोर्ट भी यूज करते हैं। और अगर आयरन की बात करोगे तो आयरन में हम लोग अब्रक भी यूज करते हैं। तो जब जैसा ऑप्शन दे देगा उस हिसाब से मार्क लेना है। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर। आज सर समझिए, जो लोग इतना पंक्चुअलिटी के साथ क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब सर हम सुबह भी बोले थे, जो आज का क्लास रेगुलर कर रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे एक भी क्लास नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसका एक ही मतलब बनता है सर कि लगभग बच्चों का इसमें से जॉब होना है। अगर गुरुजी ने कभी भी अपने लाइफ में कोई तपस्या की होगी तो उस तपस्या का फल आपको मिले। और आज जो जैसे आप रेगुलरिटी मेंटेन किए हैं, ये मेरा मानना है सर कि आज अगर गुरुजी का वचन खाली ना जाए, अगर मैं गुरु हूं तो आप सबों का जॉब सर लगना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। और ऐसा ही मैं सर मां से, अपने आराध्य से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि सर आपको इस बार हर हाल में जॉब मिले, आपके घर में खुशियां आए। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर।
बल्ब, ट्यूब, फिलामेंट, हीटर, आयरन, नाइक्रोम, फ्यूज, पोर्सिलीन, हीटर, चीनी मिट्टी, आयरन, अब्रक। लिख लिए? एकदम सर। आज अगर कोई बच्चा रेगुलर है तो मैं उनको सर तहे दिल से ये जरूर दुआ दूंगा कि आपका जॉब सर इस बार हर हाल में लगना ही चाहिए। डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। चला टंगस्टन। चांदी के सामने लिख लो सेंसर। सेंसर में सर चांदी के तार का उपयोग करते हैं। निकेल अपना जो है, निकेल का कोई खास उपयोग नहीं है। लोहा तुम जान ही रहे हो, लोहा का तो हर जगह उपयोग करते हैं। हो गया? द नेक्स्ट, चांदी का उपयोग, चांदी के तार का सेंसर में। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? चला रे, तुमको दो बात पूछेगा, दोनों बात गुरुजी बता देंगे। नाभिकीय रिएक्टर में तुमको दो बात पूछेगा। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में एक तो पूछेगा मंदक, या इसी को कभी कभी विमंदक लिख देता है, या इसी को कभी कभी मॉडरेटर लिख देता है। और एक सर जी आपको पूछेगा नियंत्रित छड़, कंट्रोल रड, नियंत्रित छड़। एकदम आराम से चला। तो मंदक का काम है न्यूट्रॉन को धीमा करना। ये तो एकदम क्लियरली लिख लो, न्यूट्रॉन को धीमा करना। तुम बोलोगे तो क्या हो गया सर, मंदक नाम ये मंदित कर देगा। इसका काम है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। सर ध्यान देना, मंदक या विमंदक ये न्यूट्रॉन को धीमा करता है। नियंत्रित छड़ का काम है न्यूट्रॉन को अवशोषित। कहेगा न्यूट्रॉन को धीमा कौन करता है? मंदक या विमंदक। कहेगा अवशोषित कौन कर लेता है? नियंत्रित छड़। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करोगे, इसमें एग्जाम्पल है आपका वही D2O जिसको आप भारी जल कहते हो, और एक एग्जाम्पल है सर आपका ग्रेफाइट। और इसमें आ जाओगे इसके एग्जाम्पल में, इसका दो एग्जाम्पल है सर, एक बोरॉन और एक कैडमियम की छड़। कल से सर मैथ की क्लास होगी और कल 11 बजे बायोलॉजी का लाइव सेशन है, लास्ट डेमो क्लास है सर, आप कीजिए और अगर समझ में आए तो सर पढ़िए, सर आपकी मदद जरूर करेंगे। इवन क्वेश्चन वगैरह भी सर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेंगे, क्वेश्चन सर आपको डिस्कशन कर देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बैच में ही सर आपका क्वेश्चन डिस्कशन भी सर करवा देंगे चैप्टर वाइज ही, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हो गया? हो गया सर। तो कहते हैं मंदक का काम है न्यूट्रॉन को धीमा करना, नियंत्रित छड़ का काम है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, जिसमें D2 और ग्रेफाइट, उसमें बोरॉन और कैडमियम की छड़ है। लिख लिए? कल वाले सर मैं ही हूं चला, मैं ही क्लास लेता था पहले। आ जाइए इधर। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? तो मंदक का कार्य में सर कठोर जल नहीं होगा। कुछ बच्चे इसको कठोर जल करके मार देते हैं, नहीं चला, भारी जल होगा। ये गलत ऑप्शन होगा, यहां पर बच्चे चूज कर लेते हैं इसको। जियोनाइज्ड जल भी नहीं होगा, शुद्ध जल भी नहीं होगा। व्हाट इज द आंसर? शुद्ध जल का एक ही क्वेश्चन पूछता है, चल विद्युत का कुचालक। ये तो अनहरा बहिरा कन्हो मार देगा। विद्युत का कुचालक आंसर में खाली बच्चा सबसे पहले यही अटैक करता है कठोर जल में, जो कि गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? सर देखिए, जो फनल द्वारा, हम बार बार बोले, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, फनल द्वारा, फनल मतलब वो मत समझना कीप जो तुम लोग पानी वगैरह डालता है, ये फनल। इसमें तुम गौर से देखो, वाटर है, ऑलिव ऑयल है, ये दोनों एक दूसरे में मिश्रित नहीं होता है। तो जैसे तुम यहां से खोलोगे, ये ऑलिव ऑयल इसमें जमा हो जाएगा, ये वाटर इसमें जमा हो जाएगा, ऑलिव ऑयल ऊपर में रह जाएगा। जैसे तुम कह सकते हो तेल और पानी, ये आपका पानी हो गया और ये आपका तेल हो गया। तो तेल और पानी में फर्क यही है, तेल ऊपर में रहता है, पानी नीचे रहता है। पानी को हम जब नीचे निकाल लेंगे, यही फनल है।
और तेल ऊपर रह जाएगा। तो अमिश्रणीय, फनेल द्वारा अमिश्रणीय मतलब जो मिश्रित नहीं होगा, अमिश्रणीय, इससे पहले भी ये सवाल हम लाए थे। अमिश्रणीय पदार्थ या यूं कहें द्रव अलग होता है। अमिश्रणीय पदार्थ या द्रव अलग होता है। अब अमिश्रणीय देखो, अल्कोहल और पानी मिश्रणीय है तो ये होगा नहीं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनेल द्वारा किया जा सकता है। अल्कोहल और पानी मिश्रणीय है, नमक और पानी मिश्रणीय है, अल्कोहल और आयोडीन मिश्रणीय है, लेकिन चला तेल और पानी अमिश्रणीय है। तो फनेल द्वारा अमिश्रणीय पदार्थ को अलग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है। यहां से खोल दोगे पानी नीचे आ जाएगा, तेल ऊपर रह जाएगा। ये अमिश्रणीय है, तेल और पानी। हो गया, हो गया। लिख लो, फनेल द्वारा अमिश्रणीय पदार्थों को या द्रव को अलग किया जाता है या अलग होता है। वेरी गुड। स्मृति ईरानी को कोरोना हो गया, होने दो, बोरा में जाएगी। 2O ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करते हैं। इसमें सर गलत है। 2O ऑक्सीजन के 2, ये जो ऑक्सीजन के 2 है ना, चला ये यहां पर बहुत सारे बच्चे मारे होंगे इसको परमाणु। आंसर भी बोर्ड ने पहले परमाणु दिया था, जो कि गलत है। आंसर इसका अणु होगा। यह आंसर बोर्ड ने दिया, आज मैंने भी तुमको आंसर दिया, उसमें परमाणु होगा, लेकिन आज इसका आंसर अणु होगा। 3 नंबर का भी आंसर जैसे हम बताएं उसके हिसाब से ठीक कर लेना। ये चला परमाणु नहीं होगा, अणु होगा। तुम कहेगा मास्टर तनी बता दो तेकरा, चला बताते हैं। देखो, अगर यहां 2O2 दिया ना, ध्यान से एकदम आराम से चला, हम और 2O2 दिया ना या O3, तो ये वाला जो सेक्शन है ये परमाणु को बताता है, और ये वाला जो सेक्शन है ये अणु को बताता है। अगर यहां पर 2H2O दे दिया या H3 या 2H2O दे दिया, पढ़ाई एक तपस्या है, चला करना होगा। तो ये किसको बताता है? ये परमाणु को बताता है। दम है तो कौर, और नहीं दम है तो फिर तो ढेरी भोजपुरी गाना चलिए रहा होगा। अणु है, और ये सर बताता है परमाणु को। अब तुम समझ गया होगा कि क्या मामला है। ऐसे तो तुम खूब अच्छे से समझ गया होगा। जल्दी लिख ले भाई मेरे, पढ़ाई एक तपस्या है, इसको कंसंट्रेशन से किया जाता है, मन चित्त को अस्थिर रख के किया जाता है, और नहीं तो बोरा में जाया जाता है। हो गया, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन पे आइए। तो सर कहता है 2O ऑक्सीजन के 2, तो ये जो 2 है चला, ये जो 2 है चला, ये जो 2 है ये अणु को दिखाता है रे। तो आंसर बता क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2O में 2 के 2, 2, 2 किसको दिखाता है? अणु को दिखाता है। यू विल गेट द आंसर। हो गया। द नेक्स्ट आंसर ठीक कर लेना। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54। हम बार बार बोलते हैं कि तुमको चला 2 को याद रखना है, 4 को याद रखना है, एगो फर्स्ट, एगो सेकंड, एगो 17, एगो 18। इससे ज्यादा तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। कहता है परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं। तो ये सर क्या है? तो जैसे 10 कह दिया ना, तो मतलब तुम समझ नियोन है। नियोन क्या है? दुर्लभ मृदा धातु है, हल्की धातु की अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस है, एक खंडन 18 हो गया तो आर्गन हो गया। 18 हो गया तो क्या हो गया? आर्गन। फिर क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, इसका मतलब अक्रिय गैस। तो आपको ये पकड़ना, 4 को सर 4 को मात्र याद रखिए, पहला, दूसरा, 17वां और 18वां। पहला को कहते हैं क्षारीय धातु, दूसरा को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, 17वें को हेलोजन, 18वें को सर अक्रिय गैस। यहां लिखा हुआ है, हमने लिस्ट बना दिया। फर्स्ट ए क्षारीय धातु, सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातु, और एक याद रखना है चला 7th ए हो गया तुम्हारा हेलोजन, और यहीं पर 8th ए हो जाएगा तुम्हारा तो अक्रिय गैस हो जाएगा। 8th ए एक और ऐड कर लो, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन दूसरे टाइप में था, ये अक्रिय गैस। अरे चला क्वेश्चन फिक्स है,
बार बार रिवीजन कर लोगे आपका काम हो जाएगा। 8 से 7 हो गया हेलोजन, 8 से हो गया अक्रिय गैस। हो गया। हो गया। अब देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निसंक्रामक या कीटाणुनाशक के रूप में किया था। निसंक्रामक और कीटाणुनाशक एक ही बात है सर, मेनली ये कीटाणुनाशक ही हुआ। संक्रमण को रोकने वाला निसंक्रामक कहलाता है, जो संक्रमण को रोक दे, संक्रमण रोकने वाला, संक्रमण रोकने वाला। तो सर इसके लिए हम लोग देखना, गांव घर में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, HNO3 है, MgCl2 है। नहीं सर, ये CaOCl2 है, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं चला, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कौन पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और इसी से तो निसंक्रामक या कीटाणुनाशक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई काम नहीं है। HNO3 का उपयोग सर एक्वारेजिया बनाने में करते हैं, पूछता है खूब, जो प्लेटिनम जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, एक्वारेजिया बनाने में करते हैं, बनाने में करते हैं, एक्वारेजिया बनाने में करते, एक्वारेजिया बनाने में करते हैं। हो गया। द नेक्स्ट, अब बता अगला क्या होगा सर। 2 या 2 से अधिक सेल के संयोग चला रही, एगो अगर है तो ओकरा सेल कहते हैं, और 2 गो 3 गो 5 गो तो ओकरा बैटरी कहते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग सेल बैटरी एक के बुझते नहीं चला, सेल और बैटरी अलग अलग है। एगो रहेगा तो सेल होगा, और एक से ज्यादा होगा तो बैटरी हो जाएगा। तो कहता है 2 या 2 से अधिक सेल, सेल सेल, एगो रहे तो सेल कहना, और एक से अधिक होगा के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बल्ब तो कहेंगे नहीं, स्विच भी नहीं कहेंगे, फ्यूज भी नहीं कहेंगे। तो 1 या 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, बता क्या हो जाएगा सर। मानव शरीर में मौजूद सबसे, ये तो तुम एकदम आसानी से बना देगा, दांत की परत न रे, सबसे कठोर यही ना है, दांत की परत। उंगली का नाखून हम लोग दांतों से खा लेते हैं, नी कैप एकदम नहीं, खोपड़ी की हड्डी, कुछ लोग ये भी मार दिया होगा, लेकिन तुम लोग मार ही दिया होगा दांत की परत, हमको ऐसा विश्वास है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी फॉर डॉग होगा रे। वेरी गुड वेरी गुड, डी फॉर डॉग। अगला, 2 अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे हम स्नायु कहते हैं। उपास्थि क्या होता है, कान में जो मुलायम वाला भाग है यही ना उपास्थि है। ये जो कान में है मुलायम वाला भाग, कान में, कान की मुलायम हड्डी, कान या नाक की मुलायम हड्डी, कान या नाक की मुलायम हड्डी को उपास्थि कहते हैं। और धात्री कुछ खास नहीं है, पेशी भी कुछ खास नहीं है, मांसपेशी से ही पेशी हुआ। अगला कहता है ऑक्सीजन की मदद से होता है, और डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है, और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O के पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। बता क्या होगा। तो ऑक्सीजन की मदद जब ये कह दिया ना, तो इसका मतलब ऑक्सी श्वसन हो गया, एक लाइन का बात। अनऑक्सी श्वसन का मतलब हुआ ऑक्सीजन के बिना। आज कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए लाए हैं, अब एकाएक पूजा के बाद लोड देना ठीक बात नहीं है। आई हो गया ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया चला ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। अगर अनऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन के साथ। बता क्या होगा। कहता है डैश ऑक्सीजन की मदद से, इसका मतलब हो गया ऑक्सी श्वसन, एक लाइन का बात है। हृदय फेफड़ा तो होगा नहीं। द नेक्स्ट वन इज, हो गया। द नेक्स्ट, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सर देखिए, जो भी दूरी हम लोग नापते हैं ना दर्पण में, वो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। कहता कौन सा कथन सही है, तो सभी दूरियां ये ध्रुव है। अगर ये दर्पण है चला, तो दर्पण का ये बिंदु ध्रुव कहलाता है। जो भी दूरी नापना है यहीं से हम लोग नापते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे मैं 10 मीटर की दूरी पर हूं, तो किससे ये बताना पड़ेगा ना, कि अमित से, कि सुमित से, कि राहुल से, कि रंजन से, किससे मैं 10 मीटर की दूरी पर। दीवाल से 10 मीटर ये कह सकते हैं, कुर्सी से 10 मीटर, अमित से 10 मीटर। तो वो सर रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, ये रेफरेंस पॉइंट, इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम रेफरेंस
पॉइंट भी कहते हैं। तो कहते हैं जो भी नापेंगे, कहता कौन सा कदम, कहता वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से समान दूरी पर होता है। नहीं चला, दोनों अलग, वक्रता का केंद्र अलग है, वक्रता की त्रिज्या अलग है। केंद्र इसको कहते हैं और यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो कहता है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, एकदम मापी जाती है। सभी किरणें ध्रुव पर विचलित हो जाएगी, नहीं सर, सभी किरण थोड़े हो जाएगी, कुछ किरण ऐसे भी आती है, कुछ किरण ऐसे भी जाती है। कहता ध्रुव और नाभिक एक ही बिंदु पर होते हैं, नहीं चला, ध्रुव होता है ये और नाभिक होता है ये सेंटर, सेंटर को ही हम सर नाभिक कहते हैं। अब ध्रुव तो हो जाता है सर ये ना ध्रुव है, आंसर हो जाएगा सभी दूरियां कहां से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, एक बार चला हम शॉर्ट रिवीजन कर लें। ये तो तुमको ऑक्सीशोषण हो गया, तो ऑक्सीजन के मदद से तो ऑक्सीशोषण हो गया, दो अस्थि जोड़ेगा स्नायु हो गया। ये मानव शरीर में मौजूद कठोर पदार्थ सर दांत की परत हो गई। दो या दो से अधिक सेल जब ये आपस में मिलेगा सर बैटरी का निर्माण करेगा, चाहे दो हो या दो से अधिक हो। निसंक्रमक कह दिया, मतलब समझ लो कि सारे संक्रमण को रोकने वाला, तो इसके लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। HNO3 अम्लराज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। 10, 18, 36, 54 कर दिया, 10 तो समझ गए नियोन है, नियोन है इसका मतलब अक्रिय गैस होगा, एक लाइन का बात है। द नेक्स्ट ओ, इसका आंसर गलत दिया हुआ है बुक्स वगैरह में। यहां दो जो है ना, ये दो बताता है अणुओं की संख्या को, हम इसके लिए आपको बताए भी हैं सर, ये दो बताता है अणु को, ये 3 जो है ये परमाणु की संख्या को बताता है। इसके बाद सर हम आ जाते हैं इस पर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीप द्वारा, तेल और कीप, वैसा मिश्रण जो सर एक साथ नहीं मिलता हो, तेल और पानी एक साथ नहीं मिलेगा। नाभिकीय विखंडन में मंदक का काम चला, कठोर जल लोग मार देता है, नहीं भारी जल होगा। अगला बल्ब में अगर हम बात करें, चला टंगस्टन का उपयोग करते हैं, चांदी का उपयोग सेंसर में करते हैं। और ये फॉर्मूला तो हम बता ही दिया आपको, H बराबर VIT होगा या V²R/T होगा या I²R/T होगा या P/T होगा। एक घर में हम बोले एक यूनिट में होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, तब 150 में कितना होगा तो उतना से गुना कर देंगे। अगला पेरिस्कोप में सर साधारण शीशा या समतल दर्पण लगाते हैं, कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर, कौन सी घटना होती है, परावर्तन। अगला हम बोले सब सहायक कारक है, 7 रंग में विभक्त करना सर मुख्य कारक है, उसी के आधार पर यह आंसर हो जाएगा। अगला अवतल दर्पण में 30 डिग्री का आपतन कोण होगा, तो परावर्तन भी 30 डिग्री का होगा। खाली ध्यान रखना है कि कहां से दे रहा, दर्पण से दे रहा है कि अभिलंब से दे रहा है। जी के मान की खोज कहे या जी कैपिटल जी की खोज कहे, हेनरी कैवेंडिश से मारना। लेवोजियर को सर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जॉन डाल्टन प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया। विकल्पों में उल्लिखित तत्वों में गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसका आंसर सर हम करवाए हैं आपको कि सी नंबर होगा, इसका आंसर ठीक कर लेना। अगला यदि पृथ्वी पर वजन 38 है तो 38 का 38% निकाल देना, कि या 50 देता था 50 यहां देता था, 50 का 38%, 80 देता था 80 का 38%। झूले पर बैठेंगे चला तो आवर्ती गति होगा। रोड पर कोई गाड़ी चल रही है तो एक समान नहीं होगा, चला वो रोड पर कोई गाड़ी चल रही है तो असमान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, खूब मन लगा के सर पढ़िए और उम्मीद करते हैं सर आप लोग और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए। पढ़ाई रिवीजन का दूसरा नाम पढ़ाई है सर, रिवीजन के बिना कोई पढ़ाई संभव नहीं है, इसलिए अपने आप को रिवीजन में हमेशा रखिए और कोशिश कीजिए अच्छे अच्छे प्रश्न सॉल्व करें। कल आपकी जो कल की कक्षा है सारी रेगुलर है, 11 बजे से बायोलॉजी आपका लाइव है, मेरा क्लास सारा है और मैथ वाले सर का भी कल क्लास है। ठीक है, कल ईट में भी कल से आपका बायोलॉजी का भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। सबको मेरा सादर नमन है सर, खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ना ही है, नहीं तो बहुत पीटेंगे। ठीक ना, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।